प्रारंभिक अभ्यास में आपको जो विषय पढ़ाने मैं जा रहा हूँ उसके विषय में आपको अवगत करा दूँ, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे और किसी प्रकार का भ्रम आपके अंतर्गत नहीं रहेगा। आज जो आपको सब्जेक्ट दिया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, इसके अंतर्गत आपको आशुलिपि के वर्णमाला का चित्र, आशुलिपि के अंतर्गत वर्णाक्षरों की पहचान, आलिख उनका संकेत, तीसरा विषय वर्णमाला आलिख व्यंजन, उनकी रचना का आधार क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ये सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। विषय वस्तु आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जाएगा, उस पर आप चिन्हांकित कर दीजिएगा कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीख रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बतलाया जा रहा है और शेष चीजें जो भी आगे आपका प्रोसेस पूरा होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई संशय होगा तो आप संबंधित नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, उसके विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। शेष जो भी आवश्यक सामग्री आपको अध्ययन से संबंधित है, कोशिश करके आज से ही अपना अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए, बेहतर लाभ आपको मिलेगा। आशुलिपि के अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं कि अगर आप कहीं से भी आज अगर अभ्यास पूरा नहीं किए तो आप 2 दिन पीछे चले जाएंगे। अगर एक दिन का अभ्यास छूटता है तो आप निश्चित रूप से 2 दिन पीछे जाएंगे। तो इस कमी को दूर करिए और जो भी अभ्यास आपके सामने रखा जा रहा है, कोशिश करें समयांतर्गत उस विषय को आप पूर्ण करने। धन्यवाद। शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र गाजीपुर में प्रवेश लिए हुए सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कोरोना काल में मार्च के लास्ट वीक में आप लोग से आवेदन प्राप्त किया गया था, उसके आधार पर आपका प्रवेश कार्यालय प्रबंध प्रशिक्षण हेतु लिया गया है, जो 1 वर्ष का कोर्स है। इसके तहत आप लोग को ऑफिस मैनेजमेंट, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, अन्य जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आपको ग्रुप सी के जो भी पद विज्ञापित होते हैं उसके सापेक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जिनमें शैक्षिक गुणवत्ता होते हुए भी अभिव्यक्ति आदि में संकोच पैदा होता है, इन सारे चीज़ों के निराकरण हेतु शासन की ऐसी व्यवस्था है कि आपको 1 वर्षीय कार्यालय प्रबंध प्रशिक्षण के अंतर्गत आप जो भी शिक्षा ग्रहण किए हैं उसका इस्तेमाल आप ग्रुप सी के पद को प्राप्त करने के लिए कैसे करेंगे, उससे संबंधित मार्गदर्शन दिया जाएगा और साथ में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस संस्था का मूल उद्देश्य आपके अंतर्गत अभिव्यक्ति की भावना और जो निहित गुण है जिनको आप उचित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसको निखारना, उसको व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना इत्यादि है। इस संदर्भ में जिला सेवा योजना कार्यालय के अधीन संचालित शिक्षण और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित है, जिसमें आपका प्रवेश लिया जा चुका है। जितने भी प्रशिक्षार्थी प्रवेश लिए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया गया है। आप अपना नंबर देख करके, नाम देख करके संतुष्ट हो लीजिए कि आपका प्रवेश ले लिया गया है और उसमें ग्रुप एडमिन में 9453241161 जो नंबर है मेरा, अपना परिचय मैं परमानंद सिंह यादव, अनुदेशक आशुलिपि, मैं आपको प्रशिक्षण दूंगा और जो भी आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान आप हमारे मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। उसके लिए मैं सहज तैयार हूँ और जो भी आपकी अभिलाषा होगी, जो भी जिज्ञासा होगी, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं इस संस्था का उद्देश्य क्या था। जैसा कि आपको चिन्हित कर दिया गया है, ठीक ना, कि आपका मूल उद्देश्य गवर्नमेंट का, शासन का ग्रुप सी के पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो किसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देना, ये सारी सुविधा है। इसके अंतर्गत हम आपको स्टेनोग्राफी पढ़ाएंगे और साथ साथ में टाइपिंग, चूँकि टाइपिंग की व्यवस्था इस समय
समाप्त करके कंप्यूटर पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको दिया जाएगा और उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं ऑफिस मैनेजमेंट से संबंधित उसके विषय में भी बताया जाएगा। शेष आपको आज का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मैं कुछ गाइडलाइन दे रहा हूं जिसका आप ध्यान रखेंगे। स्टेनोग्राफी एक संकेत लिपि है, एक कला है। जो जिस तरह आप हिंदी, अंग्रेजी, अन्य साहित्यिक विषय पढ़ते हैं उसी तरह से भी स्टेनोग्राफी एक कला है जो संकेतों के आधार पे, सिंबल के आधार पे आपको अक्षरों को पहचानना, लिखना आदि का ज्ञान कराया जाता है। स्टेनोग्राफी का मुख्य उद्देश्य आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि कोई भी विभाग है वहाँ पे कार्य की अधिकता होती है और इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी की गई है कि उच्चाधिकारियों के पास समय कम होता है और समय कम होता है। उस समय की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए स्टेनो पद का विकल्प दिया गया है। अधिकारी कम समय में अपने मौखिक आदेशों द्वारा जो भी सूचनाएं आपको देते हैं आप उसको संकेत लिपि में लिख लेते हैं। बाद में पुनः उसका रूपांतरण संबंधित भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य भाषा, उसमें आप करते हैं और संबंधित दस्तावेज तैयार करते हैं। इस तरह से आप प्रशासनिक कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। स्टेनोग्राफी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जिसमें गोपनीयता आदि का विशेष ध्यान देना होता है। स्टेनोग्राफी के लिए न्यूनतम योग्यता अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट होना चाहिए। इससे उच्च क्वालिफिकेशन भी है, ग्रेजुएशन भी है, अन्य चीज भी है। स्टेनोग्राफी एक ऐसा पद है जिसमें असमानताएं हैं, वेतनमान को लेकर अन्य चीज भी। जैसा पद वैसा वेतन, जैसी योग्यता वैसा वेतन। इस आधार पे आप अपने को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और कम समय में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और उचित गाइडेंस में अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज का समय ऐसा है, अंधानुकरण किया जा रहा है, एक ही क्षेत्र में सभी लोग तैयारी करते हैं। ऐसी स्थिति में स्टेनोग्राफी विकल्प एक बेहतर विकल्प प्राप्त होगा। आप देखते होंगे यूपी पीपल के माध्यम से और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के अधीन स्टेनोग्राफर, शॉर्ट हैंड जो नाम लिया जाता है, ये सारे स्टेनोग्राफी का ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसकी तैयारी करके आप एक वर्ष के अंतर्गत अच्छा विकल्प और सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं पुनः हम अपने विषय वस्तु पे। विषय वस्तु आपको बतलाया जा रहा था स्टेनोग्राफी। सबसे पहले जो भी कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी विषय वस्तु आप चयनित कर रहे हैं, जिस भी दिशा में आप जा रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले पर्यायवाची शब्द सभी सीधा आशुलिपि, शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी, संकेत लिपि, द्वारा लेखन, ये सब एक ही नाम है। अगर बच्चा कुछ भी कहता है या कभी समझता है कि हम पीए हैं, निजी सचिव हैं, तो बात को नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए हम सारे चीज़ों को एक ही में समाहित कर रहे हैं कि बच्चे समझ सकें कि हाँ, अगर कोई शॉर्ट हैंड कर रहा है इसका मतलब स्टेनोग्राफी एक्शन होता है, द्वारा लेखन। अब क्योंकि विषय वस्तु स्टेनोग्राफी से संबंधित है, इसलिए मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि स्टेनोग्राफी विषय का चयन करने से पूर्व आप अपनी मन स्थिति को केंद्रित कर लें कि हाँ, हमें वास्तव में स्टेनोग्राफर बनना है। पहले तो आपकी जब से दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी किसी विषय को प्राप्त करने के लिए, तब तक आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने की अपेक्षा आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना बेहतर होगा। अब अगर आप स्टेनोग्राफी का चयन करते हैं तो स्टेनोग्राफी पढ़ने के लिए मौलिक रूप से आपके अंतर्गत क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या विषय क्षेत्र आपको कवर करना चाहिए, आप क्यों स्टेनोग्राफी पढ़ रहे हैं, इसको भी निर्धारित करना होगा। अब चूंकि चाहे स्टेनोग्राफी कहा जाए, चाहे शॉर्ट हैंड कहा जाए, चाहे संकेत लिपि कहा जाए, चाहे त्वरा लेखन कहा जाए, सबका अर्थ एक ही है कि कम समय में अधिक से अधिक शब्दों को लिखना, और इसी का पर्यायवाची ये शब्द है। इसलिए मैंने सारी चीजों को यहाँ समाहित कर दिया कि कहीं कोई कहता है स्टेनोग्राफी के विषय में बताया जा रहा है कि स्टेनोग्राफी ये सारी चीजों का पर्यायवाची शब्द है। अब स्टेनोग्राफी विषय जब आप चयनित कर लिए हैं तो निश्चित रूप से आपके अंतर्गत एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम इसको निश्चित रूप से उसकी मंजिल तक प्राप्त करेंगे, यानी उसकी पूर्णता प्राप्त करेंगे।
क्योंकि कभी किसी भी क्षेत्र में आप जब अपना बल लगाते हैं या सहयोग करते हैं और जब तक अपनी मंजिल तक नहीं प्राप्त करते तो सारा बल अनावश्यक दिशा में चला जाता है, आपके सारे परिश्रम बेकार हो जाते हैं। तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, अन्यथा सभी लोग इसको पढ़ सकते थे, सभी लोग तैयारी कर सकते थे। तो क्या कठिनाइयाँ हैं या इससे क्या लाभ हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ। आशुलिपि की उपयोगिता एवं कार्यक्षेत्र, इस विषय में आज मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। आशुलिपि की उपयोगिता हर विभाग, हर क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर हो, सार्वजनिक सेक्टर हो, हर जगह इसकी उपयोगिता है। सचिवालय से लेकर के पार्लियामेंट्री रिपोर्टर से लेकर के या हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम, डीएम, सीआरओ वगैरह जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके यहाँ ये पद प्रतिस्थापित हैं, जिनको ठेठ भाषा में, भोजपुरी भाषा में हमारे यहाँ टाई बाबू भी बोलते हैं लोग। तो ये सारी चीजें उसी पद का प्रतिरूप है। अब देखेंगे कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र हर प्रशासनिक व्यवस्था में इनकी उपयोगिता है और इनकी डिमांड भी ज्यादा है। डिमांड की तुलना में, मांग की तुलना में बच्चे कम मिलते हैं। इस क्षेत्र में कंपटीशन कम है, प्रतिस्पर्धा कम है और इसको अगर आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। अब इस सफलता को प्राप्त करने के लिए दूसरा शब्द आता है आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु सामान्य निर्देश। निर्देश में कुछ विशेष चीजें नहीं है, आपके अंतर्गत क्या गुण होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो एक स्टेनोग्राफर के लिए पूर्ण रूप से टाइपिंग, जिसको टंकड़ कहा जाता है, कंप्यूटर, कम से कम बेसिक कंप्यूटर, CCC के स्तर का कंप्यूटर, और वर्तमान में इसको भी डीने करके ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर में ओ लेवल की योग्यता भी आप धारित करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता का चांस बढ़ जाएगा। और इसके अलावा आपको हिंदी शब्दकोश की पूरी जानकारी होनी चाहिए, या इंग्लिश शॉर्टहैंड पढ़ते हैं तो इंग्लिश शब्दकोश की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रतिदिन आपको दैनिक समाचार पत्र, उसमें इकोनॉमी से संबंधित, राजनीति से संबंधित, संपादकीय से संबंधित सारे जितने नए शब्द आ रहे हैं उनको नोट करना, उनका अर्थ समझना, उसके विषय में जानकारी लेना, ये सारी चीजें आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा और उससे संबंधित तैयारी करना पड़ेगा। अब आशुलिपि का प्रारंभिक अभ्यास। प्रारंभिक अभ्यास के अंतर्गत बेसिक चीजें हम आपको ये बतला रहे हैं कि आशुलिपि की जो भी रचना है, जो भी सिद्धांत है, यो रेखा गणित के सिद्धांत जो आप प्रारंभ में पढ़ते होंगे, ज्यामिति विधि के आधार पे ये सारे अक्षरों का निर्माण किया गया। अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं शॉर्टहैंड तो हिंदी के अक्षरों का इसके सिद्धांत के आधार पर निर्माण किया गया है। अगर आप उसके सिद्धांत को नियमित रूप से और सही तरीके से आप समझ लेते हैं तो शॉर्टहैंड पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल ही सरल भाषा है। कठिनाई कहाँ आती है, आप किसी चीज को तरीके से आप पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कठिनाइयाँ होती हैं। अगर जो भी निर्देश दिया गया है, जो भी आपको अनुदेशक वगैरह या हम लोग के द्वारा बतलाया जाता है, उसका अक्षर से पालन करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इस वीडियो को अभी ध्यान से सुनेंगे, जो चीज भी मैं बतला रहा हूँ अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब इसको बारीकी से ध्यान देंगे, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके मूल सिद्धांत को आप समझेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको एक तरह से अतिरिक्त मनोरंजन प्राप्त होगा और आप में जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिदिन का कोर्स पूरा करने के बाद आगे आप अपना कोर्स तैयार कर सकते हैं। मूल सिद्धांत 3-4 चीजें मैंने आपको बताया, इस पर ध्यान देंगे। एक स्टेनोग्राफर के लिए जनरल सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके पास शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस सारी चीजों के बावजूद भी आपको कंपटीशन में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा है तो आपको अतिरिक्त तैयारी करना होगा। अब आते हैं प्रारंभिक अभ्यास पे। बेसिक रचना, इनकी किस सिद्धांत पे स्टेनोग्राफी यानी संकेत लिपि का निर्माण किया गया है और किस तरह से हम अक्षरों को पहचानेंगे, लिखेंगे, ये सतत अभ्यास से जारी होगा। पहला सिद्धांत रेखा गणित के आधार पर एक सीधी रेखा, जब भी कोई एक सीधी रेखा ऐसे सिंबल आप लिखते हैं तो वह 180 अंश का कोण बनाती है। सीधी रेखा में जहां से प्रारंभ करेंगे उससे आगे जाएंगे और लगभग में 1 सेंटीमीटर के बराबर एक सीधी रेखा अगर आप लिख देते हैं तो स्टेनोग्राफी में इससे क वर्ग बनता है। वर्ग का मतलब एक ग्रुप हो जाता है कि उस ग्रुप में इतने अक्षर आएंगे। जैसे क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग और घ 5वें स्थान के अक्षर नहीं पढ़ाए जाते हैं, उनके विषय में अतिरिक्त आगे समय में उसका निराकरण किया जाएगा।
इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कोई जिज्ञासा हो बाद में आप बात कर सकते हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत क ख ग ये 4 अक्षर आते हैं, यानी कि आप यहाँ ध्यान देंगे सिद्धांत 180 अंश। पहला चीज कि जो भी आप शॉर्टहैंड लिखेंगे वो रोलदार पेपर पर लिखेंगे, यानी लाइनिंग वाले पेपर पर लिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि शॉर्टहैंड ऐसे सिद्धांत हैं जो लाइन के ही आधार पर बने हुए हैं। अगर आपकी स्पीड आ जाती है, पूर्णतः पारंगत हो जाते हैं, तो आप कहीं पर भी लिखिए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जब भी आप प्रारंभ कर रहे हैं, शॉर्टहैंड पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो रोलदार पेपर पे ही आपको इसका अभ्यास करना है। आधार रेखा, जैसे कि ज्यामिति विधि में आधार, लंब और कर्ण ये पढ़ाया जाता है, उसी तरह से आधार रेखा पर एक सीधा सा 1 सेंटीमीटर का एक सीधी रेखा लिखेंगे। इससे आशुलिपि के अंतर्गत क बन जाता है। मात्र थोड़ा सा गड़बड़ी है, फिलहाल घबराएंगे आप नहीं। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक सीधी रेखा अगर आप लिख देते हैं लगभग 1 सेंटीमीटर, इससे आशुलिपि के अंतर्गत क अक्षर बन जाता है। अगर इसी सीधी रेखा को आप लिख करके, जैसा कि आपको बतलाया जा रहा था कि स्टेनोग्राफी का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, इसका मूल सिद्धांत रेखा गणित के सिद्धांत पे है। रेखाओं के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, वक्र, आड़ी, तिरछा इत्यादि लिखने के आधार पे इसके सारे अक्षर बने हुए हैं और उसका सिद्धांत निश्चित है। अगर उस सिद्धांत के अनुसार आप पढ़ते हैं और लिखते हैं तो आप में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है और बहुत ही जल्द आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे आपके सामने कठिनाई होगी, फिर मुश्किल होता जाएगा। जैसे धागा उलझता है वैसे आप उलझते जाएंगे। इसलिए ध्यान से जो भी सिद्धांत और नियम बतलाए जा रहे हैं इनका ध्यान रखेंगे आप। प्रारंभिक तौर से आपको बतलाया जा रहा है, आप चित्र नंबर 1 पर ध्यान देंगे। ये सारे ग्राफ बना दिए गए हैं पहले से, मैं पुनः इसको एक एक बनाता जाता हूं और आपको समझाता जाता हूं। जैसे रेखा गणित के अंतर्गत एक सीधी रेखा अगर आप लिख देते हैं तो सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। इस रेखा को लिखने के लिए जहां से आप प्रारंभ करते हैं उससे आगे बढ़ेंगे, न कि पीछे, और लगभग 1 सेंटीमीटर, एक अनुमान, आप निश्चित रूप से नहीं कर सकते लेकिन एक अनुमान 1 सेंटीमीटर के बराबर अगर एक सीधी रेखा आप लिखते हैं, इससे आशुलिपि के अंतर्गत आपका क वर्ग बनता है। क वर्ग एक ग्रुप हो गया और इस ग्रुप में 4 अक्षर है, क, ख, ग और घ। इस सिद्धांत के आधार पर ये चारों अक्षरों की रचना की गई है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सिद्धांत के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं कि 180 अंश। अगर आप देखें, एक आधार रेखा होता है, आधार रेखा, लंब और ये कर्ण। पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े होंगे आप, उसके सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे। हमारा आशय पढ़ाना नहीं है, बस इन सिद्धांतों को बताना है। आधार रेखा, लंब और तिरछी रेखा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसके आधार पे बोल्ड मार्क कर आप ध्यान देंगे। प्रारंभिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आशुलिपि के व्यंजनों की रचना किस सिद्धांत पे हुई है इसके विषय में बतलाया जा रहा है। पहला आप चित्र देखेंगे, यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं। सिर्फ रेखाओं के लंब, आधार, क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा इस सिद्धांत पे लिखा गया है, उसके सिद्धांत को आप समझेंगे। पहले मैं बतलाता हूँ क वर्ग के विषय में। अगर आप एक सीधी रेखा लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर लिख देते हैं तो वह एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। आप व्यंजन को जहां से प्रारंभ करेंगे वहां से आगे 1 सेंटीमीटर के बराबर ले जाएंगे। लिखने का सिद्धांत यह है कि ये आधार रेखा यानी लाइन, हमेशा शॉर्टहैंड में रोलदार कापी का प्रयोग किया जाएगा। कभी भी आप सादे कापी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस विषय में एक नोट में लिख करके आपके व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, उस निर्देशों का आप पालन करेंगे। विशेष रूप से मैं उसको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ जो चीज़ बतलाई जा रही है इस पर ध्यान देंगे। कौन सी किताब लगेगी, पेंसिल, कटर, कलम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उसके अनुसार आप मार्केट से किताब ले देंगे, उसके अनुसार प्रशिक्षण शुरू करेंगे। एक सीधी रेखा अगर आप लिख देते हैं
इससे आशुलिपि के अंतर्गत बनता है क वर्ग। इसके अंतर्गत बनता है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत 4 अक्षर हैं, क, ख, ग और घ। ये सिद्धांत। और इसके अलावा स्टेनोग्राफी में एक सिद्धांत आपका बीजगणित का होता है कि माना, यानी किसी चीज को मान लेते हैं कि ये क है, या किसी को मान लेते हैं कि राम श्याम है, श्याम राम है। ऐसा सिद्धांत मैथ में चलता है। स्टेनोग्राफी में भी कुछ समय के लिए कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको भ्रम हो सकता है, एक अक्षर में 2 अक्षरों का भ्रम हो सकता है। तो भ्रम हो भी जाए तो भी मान कर चलिए, अगर गलत हो गया तो जो आप सही मानते हैं उसको मान कर चलेंगे, वो भ्रम भी दूर हो जाता है। इसके विषय में आप जब पढ़ेंगे तब जानकारी होगी। फिलहाल आप अपने आइए मूल मैटर पे। 180 अंश 1 सेंटीमीटर आधार रेखा पे, आधार रेखा का मतलब लाइन पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको ध्यान रखना है, यहीं से गलती होती है। आधार रेखा का मतलब है कि आधार रेखा पर ही होना चाहिए, लाइन से ऊपर नहीं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो त्रुटि होगा, सही लिखते हुए भी वो गलत माना जाएगा। तो सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना है, तब तो आप शॉर्ट आसानी से सीख लेंगे। अगर थोड़ा लूज होंगे या ध्यान नहीं देंगे तो आपके सामने कठिनाई आएगी। अगर आप आधार रेखा पे एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती हुई लिख देते हैं, इससे आपका बनता है क वर्ग। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे 180, यानी कि एक सीधी रेखा लिख दी। हम थोड़ा सा ऊपर इसलिए लिख रहे हैं कि आपको दिखे, क्योंकि इसको लिख देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और इससे बन गया आपका आशुलिपि के अंतर्गत क व्यंजन। अब इसी रेखा को आगे लिख करके हल्का सा डैश, डैश सिर्फ इसलिए कि हमें अंतर दिखे, हल्का सा डैश लगा देंगे तो अगला व्यंजन ख हो जाएगा। अगर इसी को मोटा लिख देंगे तो अगला व्यंजन ग होगा, और मोटा लिख करके क्रॉस कर देंगे तो अगला व्यंजन घ होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने एक कठिनाई आएगी, मैं यहाँ निराकरण भी कर दूं कि ग और क तो एक जैसे हो गए। मोटा हल्का कभी भी रिपीट नहीं करना है, एक बार में जो लिख दिए वो लिख दिए। ऐसा नहीं कि मोटा करने के लिए फिर पीछे लेकर चले आए या ओवर राइटिंग फिर की, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए क और ग एक ही जैसे दिख रहे हैं तो कोई अंतर नहीं। हो सकता है क को ग और ग को क पढ़ ले, हो सकता है ख को घ और घ को ख पढ़ ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मान कर चलिए ये सही है, घ और ख को एक मान सकते हैं। आगे ये भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने 4 अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया, क ख ग और घ। अब आएंगे यहाँ के सिद्धांत पे। नीचे से ऊपर के तरफ 35 अंश के कोण पर, नीचे से ऊपर 35 अंश के कोण पर अगर रेखा लिख देते हैं तो आशुलिपि के अंतर्गत ये र व्यंजन होगा। आशुलिपि के अंतर्गत ये र व्यंजन होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि आशुलिपि में कुछ व्यंजन जो है 2 तरीके से लिखे जाते हैं, उन दोनों को बतलाया जाएगा, लेकिन प्रयोग के समय किसी एक का आप प्रयोग करेंगे। जानकारी दोनों रहेगी, प्रयोग एक का होगा। तो अभी मान के चलिए कि नीचे से ऊपर ये गया है तो र है, और इसको हम लास्ट में फिर समझाएंगे। अब दूसरे सिद्धांत पे आइए। अगर ऊपर से नीचे लगभग 55 अंश या 60 अंश के लगभग में तिरछा अगर आप लिख देते हैं, अब ध्यान देंगे ये आधार रेखा होगी। ऊपर से नीचे मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, लगभग 55 अंश मान लीजिए, इससे च वर्ग होगा। जैसे ये आधार रेखा हो गया, ऊपर से ऐसे नीचे आप लिख रहे हैं, ठीक ना, ऊपर से नीचे ऐसे लिख रहे हैं, तो ये च वर्ग होगा। और च वर्ग का मतलब है यहाँ पे कि च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज और झ, ये 4 व्यंजन होंगे। जैसे अगर आप ये भी ध्यान देंगे, रोलदार पेपर होता है 2 लाइनों का होता है, यहाँ ध्यान देंगे, ये एक लाइन और एक लाइन, बीच का ये लाइन है। तो जब भी ऊपर से नीचे कोई व्यंजन लिखेंगे तो आधे से अधिक दूरी तय करेंगे, लेकिन दोनों लाइनों को एक में नहीं मिलाएंगे। बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, इसका पालन करना बहुत जरूरी है। आधे से अधिक दूरी लेंगे, लेकिन पूरा आप इसको टच नहीं करेंगे। इसी तरह से आप देख लेंगे, अगर हल्का ऐसे लिख देते हैं ऊपर से नीचे तो ये च हो गया, हल्का लिख करके इसको क्रॉस कर देंगे, अगला व्यंजन छ हो गया। मोटा लिख देंगे, अगला व्यंजन ज होगा। मोटा लिख करके क्रॉस कर देंगे, अगला व्यंजन झ होगा। कोई संशय नहीं होना चाहिए, सिद्धांत स्पष्ट है। ऊपर से नीचे
55 अंश के कोण पर लिखेंगे। ये 55 अंश 60 अंश अनुमान है, जरूरी नहीं है कि आप 55-60 ही आए, कम बेसी भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं, मानकर आप चलेंगे। अब इसके आधार पे आगे अगला व्यंजन देखेंगे। ऊपर से नीचे लंब यानी कि 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा लिखेंगे। इसे आशुलिपि के अंतर्गत ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड और ढ, ये 4 व्यंजन हैं। यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे आधे से अधिक दूरी लेंगे लेकिन टच नहीं करेंगे, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। ऊपर से नीचे, ये 90 अंश में लिख दे रहा हूँ, केवल समझने के लिए है, ये सिंबल केवल समझने के लिए है, इसे इधर का संकेत है, इधर वास्तविक में व्यंजन लिखा है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ऊपर से नीचे अगर ऐसे लिखते हैं तो ये ट हो गया, लिख करके आप क्रॉस कर देते हैं, ये ठ हो गया, और इसको मोटा लिख देते हैं, ये व्यंजन ड हो गया, और उसको लिख देते हैं, काट क्रॉस कर देंगे तो एक व्यंजन ढ। इस तरह से आप 4, 4, 8, 4, 12 ये 12 व्यंजनों की रचना के विषय में आपको जानकारी दी गई। अब आगे देखेंगे 120 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे, 120 अंश के कोण पर ध्यान देंगे, 120 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे अगर ऐसे लिखते हैं तो ये प वर्ग होता है। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब और भ ये 4 व्यंजन आएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 120, ये आधार रेखा है, ऊपर से नीचे ऐसे लिख दिए, प हो गया, ऊपर से नीचे लिख करके काट देंगे, अगला व्यंजन फ हो गया, इसको मोटा लिख देंगे, अगला व्यंजन ब हो गया, और इसको क्रॉस कर देंगे तो अगला व्यंजन ब। इतने तक आपको 4 चौको 16 यानी 16 व्यंजनों के विषय में यहाँ तक आपको समझा दिया गया है। 16 व्यंजनों की रचना किस आधार पर हुई है, ये सिद्धांत आपके सामने है। चित्र नंबर 1 का अवलोकन करेंगे, ध्यान केंद्रित करके दिमाग में अगर इसको आप कंसेप्ट को, इसको सिद्धांत को समझ लिए, आपको कोई कठिनाई नहीं है। 180 अंश पे क वर्ग, 55 अंश पे च वर्ग, 90 अंश पे ट वर्ग और 120 अंश पे प वर्ग। पहले लाइन में ये याद कर लीजिए। अब क वर्ग के अंतर्गत क्या व्यंजन है, च वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यंजन है, ट वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यंजन है, फिर प वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यंजन है, इसको ध्यान में रखिए, तुरंत आपको तैयार हो गया। और इसका अभ्यास करना होगा। 60 हैंड की कापी, रोलदार कापी, चाहे आपके घर पे रफ हो, रोलदार पेपर हो, पेंसिल, कटर और रबड़। हालांकि रबड़ का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आप प्राथमिक तौर से अभ्यास करने जा रहे हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश यही होना चाहिए कि एक बार जो आप लिख दिए उस पर रिपीट नहीं करना है, गलत या सही जो भी कर दिए उसको छोड़ दें। अब उसके आगे कोशिश करिए सही लिखने का। इसके आधार पर 16 व्यंजनों की रचना के विषय में आपको बतलाया गया, और इसका ध्यान रखेंगे तो आप तुरंत इसका अभ्यास कर लेंगे और सीख लेंगे, किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर कठिनाई कोई होगी तो मैंने अपना नंबर बताया है, उसको ध्यान में रखेंगे, उस पर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से फोन से बात कर सकते हैं, मैं निराकरण कर दूंगा। कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पर ना लिखें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, सबको डिस्टर्ब होगा, तो कोशिश करिएगा आप ऐसे। आप दूसरे सिद्धांत पे आते हैं। अब एक वृत्त की रचना कीजिए। वृत्त के अंतर कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है, और 360 अंश को ही अगर आप विभक्त करेंगे तो अनेक अनेक भागों में विभक्त होता है, संपूर्ण योग 360 अंश ही होता है। आप इसको क्रॉस के निशान से डिवाइड कर दिए, 360 अंश यानी एक वृत्त को क्रॉस के निशान से डिवाइड कर दिए, गुणे के निशान से क्रॉस कर दिए, ये वृत्त 4 भागों में बट गया। वृत्त का यहाँ से यहाँ का जो भाग है ये पूर्णतः अर्धवृत्त नहीं है, लेकिन छोटा सा, जैसे चाप लगाते हैं, आप कोई रचना करते हैं तो चाप लगाते हैं, हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो उस तरह से रचना करते हैं अर्धचंद्राकार। तो इससे आशुलिपि के अंतर्गत व्यंजन बनता है म। व्यंजन कौन सा बनेगा, म। और सिद्धांत क्या है, यहाँ से शुरू होगा तो आगे बढ़ेगा, न कि आगे से पीछे। अंतर यही होता है अभ्यास में। अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, आगे से पीछे आएंगे तो गलत होगा। आगे बढ़ना है तो आगे ही चलेंगे। ये व्यंजन हो गया म। और यहाँ से यहाँ का व्यंजन जो है, यहाँ से लेकर यहाँ जो भाग बचा है और यहाँ से यहाँ, ये होता है त वर्ग। त वर्ग में दायां और त वर्ग बायां, यानी कि त वर्ग के सभी व्यंजन 2 तरीके से लिखे जाएंगे, दायां त वर्ग और बायां त वर्ग।
आप ध्यान देंगे तो वर्ग पे आते हैं, बाद में मुंह को बतलाएंगे। ऊपर से नीचे ऐसे सीधा, ये आधार रेखा, अगर आप हल्का आधे से अधिक दूरी, लेकिन पूरी दूरी को नहीं टच करेंगे, तो ये तो है। अब इसमें सिंगल ये भी तो है, सिंगल ये भी तो है। एक को दायां बोलेंगे, एक को बायां बोलेंगे। लिखते समय, अभ्यास करते समय दोनों का अभ्यास करेंगे। व्यंजनों को जब जोड़ेंगे किसी व्यंजन के साथ, तो सिर्फ किसी एक का जो आपको सुविधाजनक होगा सिर्फ उसका प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया, इसको फिर लिख करके अगला व्यंजन क्रॉस कर दिए, अगला व्यंजन थ हो गया, इसको मोटा लिख देंगे, अगला व्यंजन द होगा, और मोटा लिख करके क्रॉस कर देंगे, अगला व्यंजन ध होगा। अंतर कुछ नहीं है। द वर्ग लिखे आप, इसको ऊपर से नीचे लिखेंगे, आधे से अधिक दूरी पर लिखेंगे, तो थ द और ध, यानी ये व्यंजन डबल है, दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। इसमें जो भी व्यंजन है वो सब डबल लिखे जाते हैं, इनको हम बतला रहे हैं आपके सामने। आप ध्यान देंगे, ऊपर यहाँ से यहाँ का भाग म है, हमने बताया म, इसको अभी मिटा देते हैं, और नीचे वाला भाग है न, यानी कि ध्यान देंगे आप, इसी में बतला दे रहे हैं आगे। ये क्रॉस किया हूँ, इसको मत समझिएगा, व्यंजन ये है, इसी लाइन में मैं बता रहा हूँ। यानी कि इस तरह से आपने लिख दिया कि आशुलिपि के अंतर्गत ये म है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, आशुलिपि के अंतर्गत आप किताब पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि आड़ी रेखाएं। आड़ी रेखाओं का मतलब है कि जो रेखा लाइन को टच करे, जो नीचे यानी आधार रेखा को जो भी टच करे, नीचे वाली रेखा को जो टच करेंगे उसको आड़ी रेखा बोलते हैं। आड़ी रेखा के अंतर्गत क वर्ग के व्यंजन म और न, ये व्यंजन आएंगे। ये आपके जब मासिक परीक्षा होगी या क्वेश्चन बनता है तो आपसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, ये व्यंजन है आपका म। सिद्धांत क्या है लिखने का, ये सिंबल मैं देता हूँ, संकेत, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लिखेंगे इस तरह से। ये हो गया म, और नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो गया न। ये भी है, सिर्फ ऊपर से नीचे लिखा है। अब ध्यान देंगे, अगर म को क्रॉस कर देंगे बीच से तो ये न हो जाएगा, न को क्रॉस कर देंगे तो म होगा, यानी कि ये म है और ये न है। यहाँ देखिए, ये न है, ये न हो गया। न को क्रॉस करेंगे ऐसे तो ये म हो जाएगा, यानी म दो तरीके से हो गया। एक तो म ये है, और एक इसको क्रॉस करेंगे तो ये म दो तरीके से, इसी तरह से ये न है और ये म है। अगर म को क्रॉस कर देंगे तो ये भी न हो जाएगा, यानी कि म और न व्यंजन दो तरीके से लिखे जाएंगे। म को काटने से न, और न को काटने से म होगा। इसमें अपोजिट, विपरीत, अगर म को काटेंगे तो ये न हो जाएगा, और न को काटेंगे तो म हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है, कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को, इतना स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि इतना ही छोड़ दिया जाए, आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आप एक समय में बहुत ज़्यादा कोर्स पूरा नहीं कर सकते हैं। पहले इतना कोर्स पूरा कर ले आप, और उसको आप प्रैक्टिकल हाथ कॉपी पे लिख करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। जो भी कमियां होंगी नाम से मैं उस पर संशोधित करके आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। फिर इससे आगे का चैप्टर अगले क्लास में आपको बतलाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बतलाने से बहुत लाभ नहीं होगा। जितना आप सिद्धांत समझ रहे हैं पहले उतना का अभ्यास कर लीजिए, उतनी जानकारी कर लीजिए, तब फिर आगे बढ़िए। ठीक, धन्यवाद। चलिए पढ़ाइए। अभी तक आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग के व्यंजन आप सीख लिए हैं। यहाँ तक आपने 16 व्यंजनों का ज्ञान हो गया है। इसके अलावा ये वृत्त के सिद्धांत के आधार पर आपको त वर्ग, म और न ये बतलाया गया। यहाँ पर भी आपने लगभग 6 व्यंजनों का यहाँ पर आप अध्ययन कर लिए। इस तरह 16, 6, 22 व्यंजनों का अध्ययन आप कर लिए, उससे सारे सिद्धांत आपको समझा दिया गया। अब अगले स्टेप में सेम वही चीजें, एक वृत्त है और वृत्त के अंतःकोणों का मान जैसा कि आप जानते हैं 360 अंश होता है। उस वृत्त को प्लस के निशान से, यानी प्लस के निशान से डिवाइड कर दिए हैं, तो वृत्त 4 भागों में बढ़ गया है। यहाँ से यहाँ का भाग एक समकोण, यहाँ से यहाँ का भाग एक समकोण, यानी 9 चौको 36, 4 समकोणों में बढ़ गया है। इसके सिद्धांत पर भी आशुलिपि के व्यंजनों की रचना की गई है। अब उसके सिद्धांत की क्या रचना है आप यहाँ एक बार प्रैक्टिकली देख लें।
यहाँ से यहाँ का भाग वृत्त में यहाँ से यहाँ का भाग जो है वो ल व्यंजन पढ़ा जाता है, और यह व्यंजन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ लिखा जाता है। यही ऐसा व्यंजन है जो दोनों तरफ लिखा जाता है। इसके अलावा अन्य कोई व्यंजन नहीं है जो दोनों तरफ से लिखे जाएंगे। दोनों तरफ से अन्य व्यंजन लिखे जाते हैं, लेकिन वो व्यंजन अलग अलग होंगे। लेकिन ल एक ही जैसे व्यंजन है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों तरफ लिखा जाता है। अब इसके अलावा यहाँ से यहाँ का जो सिद्धांत है, यहाँ से जो वृत्त और चाप दिया गया है, यह र व्यंजन है। आप ध्यान देंगे, एक र व्यंजन आपको यहाँ 35 अंश पे सीधी रेखा से बताया गया है और ये वक्र रेखा से बताया गया है। वक्र रेखा से भी र बनता है और सीधी रेखा से भी र बनता है, ये र है। और दाएं बाएं दोनों तरफ जो ये सिद्धांत यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, इससे आपका स व्यंजन बना हुआ है। शॉर्टहैंड के अंतर्गत सय छोटा सा बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं, सलाबी स बोलते हैं। तीनों स सिर्फ एक ही व्यंजन से बनेंगे। हाँ, इसमें दायां और बायां है, दायां और बायां है, दायां व्यंजन और बायां व्यंजन। लेकिन दोनों सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय किसी एक का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आधार रेखा है, आधार रेखा पे नीचे से ऊपर अगर ऐसे आप लिख देते हैं, ये ल व्यंजन है। यही ऐसा व्यंजन है जो दोनों तरफ लिखा जाता है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे, चूंकि र के विषय में बतला रहे हैं, तो इस र को भी यहाँ लाते हैं। अगर आप नीचे से ऊपर 35 अंश के कोण पे, नीचे से ऊपर 35 अंश के कोण पर अगर लिखते हैं, तो ये भी आपका र है। और ऊपर से नीचे ध्यान देंगे, इससे ऊपर से नीचे जैसा कि ये चाप लगाया गया है, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये भी र है। यानी र व्यंजन दो तरीके से है, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, दोनों आपको पढ़ना है। इसी तरह से दायां और बायां दोनों स, अगर आप इसको हम इधर कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, ध्यान देंगे, ऐसे और ऐसे आकर के लाइन पे समाप्त होना चाहिए। आधे से अधिक दूरी दोनों को टच नहीं करना है, इससे आपका स्व व्यंजन होगा। चाहे उसमें स्व से कोई भी स्व आप लिखिए, ये कॉमन सेंस से पढ़ना होता है कि किस व्यंजन में कौन सा स्व होगा, उच्चारण स्व का ही होगा। तो आप इसके आधार पे, ये तीनों वृत्तों के आधार पे कितने व्यंजनों की रचना के विषय में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आपका ये 16 व्यंजन था, फिर 6 व्यंजन 22 व्यंजन हुआ, फिर ल, र और स में तीनों स है, इनको अगर जोड़ देते हैं ना, तो आप 22, 5, 27 व्यंजन के लगभग में हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी व्यंजन छूटे हुए हैं, उनका सिद्धांत यहाँ पे आपको बतला रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर आप नीचे से ऊपर आधार रेखा पे नीचे से ऊपर, जैसे छाते की डंडी होती है, नीचे से ऊपर अगर ऐसे आप लिख देते हैं, तो यह व्यंजन है। इसके विपरीत इसी को आप लिख देते हैं नीचे से ऊपर, यह वह व्यंजन है। इसके विपरीत अगर लिखते हैं तो ये वह व्यंजन है। नीचे से वृत्त बना करके ऊपर ऐसे लिख देते हैं, जैसा कि र है, अगर उसमें नीचे छोटा सा वृत्त देकर के ऊपर लिख देते हैं, ये नीचे से ऊपर लिखा जाएगा, ये ह व्यंजन है। अगर इसी तरह से वृत्त बनाकर ऊपर से नीचे कर देते हैं, तो भी ये ह व्यंजन है। यानी ह व्यंजन दो तरीके से लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसके अलावा आप ध्यान देंगे, जो र व्यंजन आपको यहाँ लिखा गया है, अगर र व्यंजन आप इस तरह से लिखे हैं, र व्यंजन को क्रॉस कर देंगे तो ये र हो जाएगा। र जिसके नीचे बिंदी और ये र व्यंजन, ये भी र है और ये भी र है। र को काटने से र होता है। और इसी तरह से अगर ह को क्रॉस कर देते हैं, ह व्यंजन को क्रॉस कर देंगे तो ये ढ पढ़ा जाता है, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, ये ढ पढ़ा जाता है। बहुत प्रयोग नहीं होता है, सिर शब्दों में प्रयोग होता है अंग्य का। अगर न व्यंजन, ये न व्यंजन को अगर मोटा लिख दिया जाए तो अंग्य पढ़ा जाता है। हालांकि प्रयोग नहीं होता है, जहां नाक से आवाज आती है थोड़ा सा, वहां पे अंग्य का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी व्यंजन के विषय में पढ़ना नहीं है, वो कॉमन सेंस से जहाँ पे जो चीज आती है उसको आपको अध्ययन करना है। शेष सारे व्यंजन यही हैं। अगर इसका आप अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका वर्णमाला तैयार हो जाएगा। अभ्यास करने का सिद्धांत यही है
कि आप कापी उठाएंगे, पेंसिल लेंगे, एक व्यंजन को कम से कम एक पृष्ठ का मतलब 10 से 15 लाइन आप लिखेंगे और लगातार लिखेंगे, मुंह से उच्चारण भी करते जाएंगे और सिद्धांत का पालन करते जाएंगे। ऐसे ऐसे करते हुए प्रत्येक व्यंजनों का अभ्यास आप करते हैं, मैं समझता हूं कि कम से कम 2 से 3 घंटे से ऊपर समय लगेगा आपका, और प्रारंभिक तौर से आपको 4 से 5 घंटा का परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप सभी व्यंजनों को लिख पाएंगे, समझ पाएंगे ये सारी चीजें। इतने व्यंजनों की आप तैयारी कर लेंगे तो फिर इसके बाद व्यंजनों को जोड़ने का सिद्धांत, ठीक है ना, दो व्यंजनों को आपस में मिलाने का नियम क्या है, इसके विषय में बताया जाएगा। इसको मैं सिलेबस लिख दे रहा हूँ, उस सिलेबस के अनुसार हम प्रत्येक अभ्यास को पढ़ाते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्रम में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई है या कहीं कोई दिख नहीं रहा है या हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप उसको समझ सकते हैं। अगर कोई कठिनाई होगी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिख देंगे, उसको निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। मोबाइल नंबर फिर से ध्यान दे लेंगे हमारा, दे रहा हूँ, अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और स्टेनोग्राफी भी पढ़ाएंगे। और इससे संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होंगी आप हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करके कोशिश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि लगभग में 10:30 के बाद और 5 के बीच में ही आप बात करेंगे, उस बीच में हम आपको उसका निराकरण बेहतर तरीके से दे सकते हैं। शेष समय भी दे सकते हैं, हो सकता है उस समय मैं बिजी रहूं। 94 53 24 11 61 9453241161। ठीक, और इसको कोशिश, हमारा पूरी उम्मीद है आप ध्यान से सारे सिद्धांतों को समझते हुए अभ्यास करेंगे। निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में जो अग्रसर होंगे, सफलता लगभग आपको मैं बता रहा हूँ 95% सर्विस मिलने की पूरी संभावना है, इसकी गारंटी दिया जा सकता है, बशर्ते कि आप भी उस रेशियो में उसके हिसाब से अपना अभ्यास करें। ठीक है, अब मैं क्लास यहाँ बंद करता हूँ। धन्यवाद।